देखिए इसमें जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी को पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो इसकी बेसिक डिफिनेशन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन है कि कोई भी अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड का मतलब कोई बताओ मुझे। आइसोलेटेड का मतलब एलिमेंट जो है वो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक है। एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ऐसा एलिमेंट जो किसी के साथ अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एटम। ठीक है। तो आइसोलेटेड एटम होना होना चाहिए, गैसियस भी होना चाहिए, और उसकी वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ होंगे, है ना। और उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, वो एनर्जी ही उस एटम की क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब देखिए अगर कोई एटम आपको सपोज ए करके कोई जनरल फॉर्म में मैंने लिया हुआ है, अगर कोई एलिमेंट है ए और उसकी वैलेंस शेल से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर आप जब उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम लोग IE2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को। और ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा वैल्यू होगी किसकी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। मतलब जितनी एनर्जी आपने दी थी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी आपको देने पड़ेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है। और अगर आप उसी एटम से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और भी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, है ना। मतलब कि हर कॉन्जिकेटिव सक्सेसिवली जो इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है। सबसे कम होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उससे ज्यादा होगी। Sir, your voice is not coming. सर यस आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज नहीं आ रही सर। नेटवर्क चला गया था। देखिए तो हम लोग ये बात कर रहे थे जैसे से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते जाएंगे
एलिमेंट की वैलेंस शेल से, तो जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी से हायर वैल्यू होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, सबसे कम थी इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो उससे भी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो उससे भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, तो प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी अभी हम लोग पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। और होता क्या है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन एक निकाल लेते हैं किसी एटम से, तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि जेड इफेक्टिव को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज चेक करना चाहें तो पी बाई ई रेशियो से निकाल सकते हैं, है ना। जेड इफेक्टिव पी बाई ई रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। पी इसमें होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब एटम न्यूट्रल था, है ना, जब इसमें आपने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, उस समय इसमें प्रोटॉन सपोज जेड थे और इलेक्ट्रॉन भी जेड थे, तो पी बाई ई रेशियो कितना था? 1 था। लेकिन जैसे ही आप बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, मतलब उसका जब कटायन बनेगा, तो बेटा प्रोटॉन तो बेटा अभी भी जेड ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, है ना, जेड माइनस 1 हो जाएगा। तो पी बाई ई रेशियो आपका हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस 1। अच्छा, जेड तो आपका क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ये डिनोमिनेटर क्या हो गया? कम हो गया, तो रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। न्यूमरेटर सेम ही रहा और डिनोमिनेटर कम हो गया, तो रेशियो मतलब पी बाई ई रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और पी बाई ई रेशियो ही जेड इफेक्टिव के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका मतलब पी बाई रेशियो बढ़ गया, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जेड इफेक्टिव जो है वो होता क्या है, अगर बेसिकली समझो तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है इफेक्टिवली, है ना, उसका कितना फोर्स पहुंच पा रहा है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, वही फोर्स होता है जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो वैलेंस शेल पे लगने वाला जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जा रहा है ना। वैलेंस शेल पे फोर्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? और ज्यादा टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बेटा, क्लियर हो रही बात? Yes, sir. है ना। अब देखो इसके फैक्टर्स देख लिए सारे, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर तो यही है जेड इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ये फैक्टर मेनली आप सेम पीरियड के एलिमेंट में इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है सेम पीरियड के एलिमेंट पे लगाइएगा, या फिर किसी एलिमेंट और उसका आयन जो है उनके लिए लगा सकते हो, है ना। या फिर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए भी लगा सकते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होती है? So those have the same electrons. हाँ, दोज स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनके लिए भी हम लोग लगा सकते हैं। और कभी भी आपको इस तरह की स्पेसीज दे दी जाए तो आप सीधे उसका चेक कर लीजिएगा पी बाई ई रेशियो, और पी बाई ई रेशियो ही जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनेशन एनर्जी, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। As Z effective increases, ionization energy of an element or ion
आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। जैसे आपसे कभी आपसे पूछा जाए, बताओ कि सोडियम और सोडियम आयन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, मतलब दोनों से आपको एक 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 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम से, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है सोडियम आयन से, तो आपको किस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? सोडियम आयन। सोडियम आयन में, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। उसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप दोनों का पी बाई ई रेशियो निकाल लीजिए। सोडियम में प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, मतलब पी बाई ई रेशियो 1 है। लेकिन सोडियम आयन में आप देखोगे तो प्रोटॉन तो सॉरी न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन तो पूरे पूरे 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया है आपने, है ना, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आप निकाल चुके हो आप, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना है? 1.1। तो इसका जेड इफेक्टिव ऑब्वियस है, ज्यादा है। ठीक है, और जिस एलिमेंट या जिस स्पेसीज का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। तो पी, है ना, पी बाई ई रेशियो, जिसका पी बाई ई रेशियो ज्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही आपसे इनके लिए पूछ दिया जाए, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, इनमें पूछा है आयनाइजेशन ऑर्डर, तो आप इन तीनों में निकाल लीजिए, पी बाई ई रेशियो निकाल लीजिए। सोडियम के लिए निकालेंगे तो 11 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा 1.1। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, मतलब ये आ जाएगा 1.2। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, और डिवाइड बाई 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इनका आ जाएगा क्या? जेड इफेक्टिव 1.1, 1.2, 1.3। और जैसे से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, सेम वही ऑर्डर हो जाएगा उनकी आयनेशन एनर्जी का। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गए बात? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट में भी कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखो, इसका सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है साइज ऑफ एटम। एटम के साइज पे भी डिपेंड करती है आयनेशन एनर्जी। साइज ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ सेल भी बोल दे सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पे। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही किसी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हम लोग, तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज करती है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, है ना, पिछली प्रॉपर्टी में। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो साइज के बढ़ने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली ग्रुप के अलोंग ही एप्लीकेबल है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, अप्लाई सेम ग्रुप एलिमेंट, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में ही ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ठीक है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब जैसे ये कुछ एल्कली मेटल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन एल्कली मेटल्स के को आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, पहले आप साइज का ऑर्डर देख लीजिए। साइज जो है वो डाउन टू ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। ठीक है, तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, और ये सब ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, सबसे ऊपर लिथियम होता है एल्कली मेटल में, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम, रोडियम, सीजियम।
तो साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप में अगर देखो आप, तो सेकेंड ग्रुप में बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, ठीक है, मतलब आपके जो 6 एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका भी साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, यस बोलो सर। भाई, समझ में आ रही बात। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी बेरिलियम की एल्कलाइन अर्थ मेटल में, और सबसे कम हो जाएगी बेरियम। ठीक है, अगर हेलोजन्स में कभी पूछा जाए, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, बताइए क्या ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। सर सबसे कम पहले होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, और साइज छोटा होने का मतलब समझ रहे हो। देखो साइज अगर छोटा है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है ना। और जिस एटम का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के जितने नजदीक होगा, जितना नियर बाई लाई कर रहा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स उतना ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, यस सर। अरे वो हीरो हीरो की हाँ, और सेल्फ है, नहीं, बहुत पुराना। नहीं सेल्फ नहीं है, हीरो की वाइफ है। तो उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस का लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और फोर्स अगर ज्यादा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ग्रुप के अलोंग कभी आपको देखना हो तो सीधे आपको एटम के एलिमेंट के साइज से रिलेट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ग्रुप के एलिमेंट दिए जाए तो साइज के बेसिस पे दीजिएगा आप आंसर। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। ये ग्रुप है आपका 30 नंबर, है ना। केमिस्ट्री भैया जो है वो एक्सेप्शनल केसों से भरी पड़ी है ना। तो लेकिन ये केवल एक ही ग्रुप है ना। एक ग्रुप ऐसा, बस एक ही ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में ऐसा याद रखना है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका 13 ग्रुप है, बोरॉन फैमिली में बोल रहा हूँ। और उसको याद करने का निमोनिक आप लोग पहले याद कर लो, ये है बम तले गया ऑल इंडोनेशिया। बम तले गया ऑल इंडोनेशिया, ऐसे आप लोग याद करोगे तो कभी, मतलब क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो रेगुलर नहीं, इरेगुलर टाइप का सीक्वेंस है। ठीक है, तो बम से आपको याद कर लेना है बोरॉन। 13 ग्रुप में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बोरॉन की होती है ना। बम तले, तले से थैलियम, सेकेंड नंबर में थैलियम की होती है। फिर गया से गैलियम, ऑल से एल्युमिनियम, और इंडोनेशिया से इंडियम। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट वाले के एलिमेंट को इंडियम। इंडियम, है ना। तो 13 ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर होता है। ये कई बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर जिसको नहीं पता होगा वो बोल देगा बोरॉन की सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम की बोल देगा, फिर गैलियम की, इंडियम, थैलियम। वो रेगुलर ऑर्डर अगर बता दोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग को ये याद रखना है कि 13 ग्रुप में जो ऑर्डर है वो रेगुलर नहीं है ना। और उसमें बोरॉन के बाद सेकेंड नंबर में थैलियम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया भाई, ऑर्डर डिस्टर्ब क्यों हो गया। ठीक है,
तो ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके पीछे यहाँ जो इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू रूल देखो तो बोरॉन के बाद सेकेंड नंबर में गैलियम की होनी चाहिए, बाद में एल्युमिनियम की, ठीक है, इंडियम थैलियम। मतलब एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये वाला था, लेकिन इस ऑर्डर में चेंज आ कहाँ पे रहा है, थैलियम की आयनेशन एनर्जी जो सबसे कम होनी चाहिए वो सेकेंड नंबर में आ रही है। बोलो ये बात समझ में आ रही। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है एक्सपेक्टेड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में वो थैलियम की आयनेशन एनर्जी में आ रहा है। थैलियम की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन ये कितने नंबर में आ रही, सेकेंड नंबर में आ रही, है ना। बोलो भाई। यस। यस सर। सर सर हाँ सर बताओ। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए था ना सर, एक्सपेक्टेड के हिसाब से सर, फिर उसके बाद गैलियम। नहीं, एक चीज आप भूल रहे हो, बोरॉन फैमिली में साइज का ऑर्डर भी में भी एक एक्सेप्शनल केस था, ओ यस सर, थोड़ा सा याद करो, यस सर बोरॉन। है ना। एटॉमिक रेडियस में यस एक्चुअली क्या था कि एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में भी एक गड़बड़ हुई थी, मतलब उसमें भी ऑर्डर में एक चेंज था। उसमें गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया था एल्युमिनियम से, तो यस साइज का ऑर्डर आपने अगर पढ़ा होगा तो ये वाला पढ़ा होगा। देखो बोरॉन सबसे छोटा, उससे बड़ा होना चाहिए वैसे एल्युमिनियम, लेकिन गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्युमिनियम से, यस और इंडियम थैलियम, है ना, ये साइज का ऑर्डर था। अब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप, तो इसका उल्टा ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का वो ये आ रहा है, मतलब बोरॉन के बाद गैलियम और फिर एल्युमिनियम, है ना। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये होना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कि ये ऑर्डर अगर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर यही आंसर होता तो उसको भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि साइज में भी लफड़ा है वहां पे। लेकिन इसमें तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया, इसमें एल्युमिनियम थैलियम जो है वो सेकंड नंबर में आ रहा है, तो ये समस्या आ रही कि ये थैलियम का बढ़ क्यों गया आयनेशन। तो उसके लिए देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। थैलियम का आपको जब कभी पूछ लिया जाए कि बताइए थैलियम की आयनेशन एनर्जी सेकंड नंबर में कैसे आ रही है, ठीक है, बोरॉन फैमिली में, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा दीजिएगा कि थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो ये आएगा। इसकी वैलेंस सेल 6 सेल होती है, 6s2 6p1, ये तो वैलेंस सेल हो गया। उससे पहले आ रहा है 4f ऑर्बिटल, और वैलेंस सेल से पहले जो ऑर्बिटल आता है उसका स्क्रीनिंग काफी कुछ मायने रखता है, और एफ ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है, बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होने की वजह से अ, उसकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है ना। स्क्रीनिंग पुअर होने का मतलब क्या है कि वैलेंस सेल से जो पहले जस्ट पहले वाली सेल आ रही है उसकी स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि उसकी पहले वाला जो सेल के ऑर्बिटल है अगर उनकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, तो वो वैलेंस सेल पे लगने वाले फोर्स को बहुत कम कर देगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थैलियम जो है, थैलियम में वैलेंस सेल से पहले जो ऑर्बिटल आ रहा है वो है 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग देखा जाए तो एसपीडीएफ में सबसे पुअर होती है, सबसे कम होती है एफ की, है ना। और एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग बहुत पुअर होने की वजह से इसकी जो वैलेंस सेल पे लगने वाला फोर्स होता है वो आ, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लगने लगता है, एंड एक्सपेक्टेड से ज्यादा लगने लगता है। रीजन वही है कि उससे आने वैलेंस सेल से पहले जस्ट पहले जो सेल आ रही है उसके जो ऑर्बिटल है
वो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहा है, अच्छे से सील्ड नहीं कर पा रहा है ना। यस सर। इसको आप ऐसे थोड़ा समझ सकते हो कि जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होता है या जितने नेता लोग होते हैं, जैसे पीएम सीएम है ना, जो बड़े नेता होते हैं, ठीक है, उनके साथ एक सिक्योरिटी चलती है हमेशा, जिसको हम लोग जेड सिक्योरिटी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें होता क्या है कि इसमें कई सारे, मतलब जैसे पीएम के साथ तो रहती ही है हमेशा जेड सिक्योरिटी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये पीएम है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब ये इनके चारों तरफ एक कमांडोज होते हैं, उनका एक सर्कल होता है, वो सर्कल में चारों तरफ से उनको सराउंड किए रहते हैं। वो वैसे नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, उनको कोई मतलब आसानी से पहचानना भी मुश्किल होता है कि कमांडो होंगे कुछ। हाँ, ये कि सेहत देख के भले ही जान जाए कोई, ठीक है। लंबे चौड़े होते हैं थोड़ा, है ना, और गन भी लिए रहते हैं, ठीक है, कुछ गन छुपाए रहते हैं, नहीं दिखती उनकी। तो वो जो पहली लेयर होती है वो बहुत मतलब जो टॉप कमांडोज होते हैं ना, उनको रखा जाता है उसमें। उसके बाद एक सेकेंड लेयर होती है, सेकेंड लेयर में भी इसी तरह के सिक्योरिटी होती है। वो टॉप कमांडो जो होते हैं उनसे थोड़े से जो भी हो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एक सर्कल वो भी बनाते हैं। ऐसे दो तीन सर कुछ जेट सिक्योरिटी में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितने सर्कल होते हैं, ऐसे इसमें कुछ नंबर ऑफ सर्कल में सिक्योरिटी दी जाती है किसी वीआईपी को, ठीक है। और सबसे बाद में अपने जो पुलिस वाले होते हैं ना नॉर्मल, उनकी भी रहती है। तो इसमें होता क्या है कि जो सब पीएम के सबसे नजदीक वाली है ना, पीएम के सबसे नजदीक वाला जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो सबसे इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर वही सिक्योरिटी गड़बड़ है ना, अगर वो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहे उसको, तो फिर कोई भी हादसा हो सकता है कभी भी। बोलो भाई, मान लो कोई पहली लेयर को भेद के आ गया है ना, दूसरी लेयर को भी आ गया, लेकिन लास्ट वाली लेयर ने पकड़ लिया उसको, कोई मान लो टेररिस्ट टाइप बंदा है, ठीक है, तो पीएम की जान बच जाएगी। और अगर पीएम के पहली जो लेयर है अगर वही गड़बड़ वाली नॉर्मल पुलिस वाली लगा दी जाए, इंडियन पुलिस है ना, तो समझ सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही समझ सकते हो कि वैलेंस सेल से जस्ट पहले वाली जो सेल होनी चाहिए उसकी सील्डिंग बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर वो उसका ऑर्बिटल अच्छे से स्क्रीन कर रहा है तो वैलेंस सेल पे लगने वाला फोर्स कम हो जाता है न्यूक्लियस का, और अगर वही डी या एफ ऑर्बिटल होता है तो फोर्स बढ़ जाता है उल्टा। तो वही है कि थैलियम पे जो फोर्स होता है ना वो जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लगने लगता है वैलेंस सेल पे। उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाएंगे तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ रही है यहाँ पे। मतलब एक्सपेरिमेंटली जब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखी जाती है तो थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। तो एक बड़ा ये अच्छा एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ओवरऑल ये ऑर्डर याद भी होना चाहिए, कई बार आपसे ऑर्डर ही पूछ लिया जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको बम तले गया ऑल इंडोनेशिया, है ना, ये किसी टेररिस्ट नहीं बनाया है, निमोनिक। तो इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा फैक्टर है, वो है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है ना, हाफ फील्ड में ऐसे पी ऑर्बिटल में P3 है, एस में S2, S2 तो वैसे फुली फील्ड है, S2 या ना लिखो आप, ठीक है, और डी में D5 है। तो हाफ फील्ड में P3 है और D5 है। या फिर कोई फुली फील्ड ऑर्बिटल है तो ऐसे ऑर्बिटल जो होते हैं मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनके आयनेशन के लिए, है ना, क्योंकि ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं।
half filled orbital and fully filled orbital are relatively more stable than partially filled orbital, ठीक है। और अगर स्टेबल ज्यादा है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या है, डिफिकल्ट है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें आपको दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आपको पीरियड के लॉन्ग जो एलिमेंट है उनमें जब कभी आप ऑर्डर लिखोगे आयनाइजेशन एनर्जी का, वहां पे ये पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर np3 टाइप का कोई ऑर्बिटल है और np4 टाइप का ऑर्बिटल है, तो दोनों में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है np3 वाले की, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन np3 से निकालना है आपको और एक इलेक्ट्रॉन np4 से निकालना है, तो np3 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी हैव टू रिक्वायर मोर एनर्जी, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए np3 से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। क्यों ऐसे ऐसा कह रहे हैं हम लोग, उसका रीजन बस यही है कि p3 हमारा कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो p3 का p4 से ज्यादा होता है, एक तो ये याद रखना है। हाँ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेम पीरियड के एलिमेंट में ही लगाइएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो n है वो सेम होना चाहिए। जैसे आप 2p, एक एलिमेंट की वैलेंस सेल में 2p3 आ रहा है, दूसरे एलिमेंट की वैलेंस सेल में 2p4 आ रहा है, तो जिसकी वैलेंस सेल में 2p3 आ रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2p4 वाले से ज्यादा हो जाएगी। ये है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस सर। और ऐसे ही एक ये भी है कि NH2 ऑर्बिटल, NH2 ऑर्बिटल, NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी p1 कॉन्फ़िगरेशन वाले से ज्यादा होती है। तो NH2 वाले की p1 वाले से ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होती है यहाँ पे, क्योंकि NH2 वाला फुली फिल्ड है। NH2 वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुली फिल्ड है ना। और p1 आपका पार्शली फिल्ड है, तो NH2 ऑर्बिटल की ज्यादा हो जाएगी p1 से। बस ये दो रूल भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पीरियड के अलोंग हम लोग देखेंगे ना ऑर्डर, तो इसको भी हमें कंसीडर करते हुए लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को अगर आप लिख लो ऑर्डर वाइज, ठीक है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को अगर आप लिखो ऑर्डर वाइज, देखो इसमें पहले जो ऑर्डर आता है मैं उसको लिख दूंगा, तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो इसमें लीबे बकनूफनी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में देखा जाए तो ये ऑर्डर होता है ना, मतलब कि एलिमेंट का जो सीक्वेंस है वो इस टाइप का होता है, लीबे बकनूफनी। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इनकी बेटा आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर हम लोग को अगर भी पूछा जाए तो देखिए, अगर आप जेड इफेक्टिव के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 0.65 यूनिट से बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनेशन एनर्जी। इसका मतलब आयनेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव के रिस्पेक्ट में आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। और उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये वाला होना चाहिए जो इस समय लिखा हुआ है। अगर केवल जेड इफेक्टिव को ही हम लोग देखें और तो ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पीरियड के अलॉन्ग दो फैक्टर वर्क करते हैं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए सेम पीरियड के एलिमेंट में,
तो केवल जेड इफेक्टिव को देखकर आंसर मत देखिए दीजिएगा, है ना। जेड इफेक्टिव तो ठीक है, वो बढ़ रहा है, आयनेशन भी बढ़नी चाहिए, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ करेक्शन भी होते हैं। जैसे देखो बेरिलियम का आप देखो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2s2, और उसके आगे जो बोरॉन रखा हुआ है उसका करोगे तो 2s2 2p1, है ना। और अभी हम लोग ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि H2 कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑर्बिटल की P1 वाले से आयनेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा मोर होती है ना, हाँ ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर में यहाँ चेंज आएगा, बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि H2 वाले की P1 से ही ज्यादा करिएगा, P2 वाले से ज्यादा मत करिएगा। मतलब ये मत करिए कि कार्बन से भी आपने बढ़ा दी तो वो गलत हो जाएगा।